हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट जीके में। तो आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो आज की इस वीडियो में आपको अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 395 तक का सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक का जरूर देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं, जिनके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो भाग पहला देख लेते हैं। भाग पहले में अनुच्छेद 1 से 4 तक का दिए हैं। तो पहला अनुच्छेद कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत हमारा राज्यों का संघ है। दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संविधान का दूसरा अनुच्छेद कहता है। तीसरा अनुच्छेद क्या कहता है? नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र या सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो चौथा अनुच्छेद क्या कहता है? पहली और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां। तो भाग 2 है। तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक दिए हैं। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 6 कहता है। तो अनुच्छेद 7 क्या कहता है? पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 7 में दिए हैं। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 8 कहता है। अनुच्छेद 9 में क्या है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान। तो अनुच्छेद 9 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करने के लिए। तो भाग तीन है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मिलेंगे। तो अनुच्छेद 12 है कि राज्य की परिभाषा के बारे में अनुच्छेद 12 कहता है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून। तो अब आता है समानता का अधिकार। ये भाग 3 में ही आता है। इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक दिए हुए हैं। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में बताया गया है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 कहता है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का उन्मूलन। तो भाग 3 में ही स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 20 तक का इसमें दिए हैं। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 कहता है। अनुच्छेद 19 ए बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का बी शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से बी में बताया गया है। अनुच्छेद 19 का सी कहता है कि संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का डी क्या कहता है? देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का ई क्या कहता है? देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ई में बताया गया है। अनुच्छेद 19 जी क्या कहता है? देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। अनुच्छेद 21 ए क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। तो भाग 3 में ही शोषण के खिलाफ अधिकार। इसमें अनुच्छेद 23 से 24 तक का दिए हैं। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। तो अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कारखानों आदि काम में 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 में बताया गया है। तो इसी में आगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें अनुच्छेद 25 से 28 तक का दिए हैं। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में बताया गया है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 27 क्या कहता है? किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर देने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 क्या कहता है?
धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में बताया गया है। तो इसी में आगे है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, इसमें अनुच्छेद 29 से 30 तक का दिए हैं। तो अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में बताया गया है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 में बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी परीक्षाओं के लिए। तो भाग 3 में ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, रिट संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 32 में बताया गया है। अनुच्छेद 33 क्या कहता है, मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 33 में बताया गया है। अनुच्छेद 34 क्या कहता है, सैन्य क्षेत्र कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 34 में बताया गया है। अनुच्छेद 35 क्या कहता है, मौलिक अधिकार लागू करने संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 35 में बताया गया है। तो नेक्स्ट है भाग 4, नीति निर्देशक तत्व, इसमें अनुच्छेद 36 से 52 तक का दिए हैं। अनुच्छेद 36 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 37 क्या कहता है, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 38 क्या कहता है, राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 39 क्या कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता अनुच्छेद 39 में बताया गया है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में बताया गया है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, कुछ मामलों में काम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार अनुच्छेद 41 में बताया गया है। तो भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 42 क्या कहता है, न्याय संगत और समान उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 42 में बताया गया है। अनुच्छेद 43 क्या कहता है, श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि अनुच्छेद 43 में बताया गया है। अनुच्छेद 44 क्या कहता है, समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का प्रावधान अनुच्छेद 44 में बताया गया है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में बताया गया है। अनुच्छेद 46 क्या कहता है, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा देना अनुच्छेद 46 में बताया गया है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 47 क्या कहता है, पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य अनुच्छेद 47 में बताया गया है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है, कृषि और पशुपालन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 48 में बताया गया है। अनुच्छेद 48 ए क्या कहता है, पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 49 क्या कहता है, महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में बताया गया है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन अनुच्छेद 50 में बताया गया है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 में बताया गया है। भाग 4 ए मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 51 ए 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। तो अनुच्छेद 51 ए में 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है जिसका हमें पालन करना चाहिए। 51 ए संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करें। अनुच्छेद 51 ए का बी स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें। अनुच्छेद 51 का सी भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। अनुच्छेद 51 का डी देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवाओं प्रदान करें। अनुच्छेद 51 का ई सामान्य भाईचारे की भावनाओं का विकास करना, सामान्य भाईचारे की भावनाओं का विकास करना। भाग 4 मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 एफ क्या कहता है, देश की समग्र संस्कृति को संरक्षित रखें। अनुच्छेद 51 जी क्या कहता है, प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखें। अनुच्छेद 51 का एच क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता का विकास करें। अनुच्छेद 51 आई क्या कहता है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से बचे। अनुच्छेद 51 का जे क्या कहता है, जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। अनुच्छेद 51 का के क्या कहता है, सभी माता पिता अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल भेजें। तो नेक्स्ट है, तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक का जरूर देखें, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। तो नेक्स्ट है, तो अब भाग
5 देख लेते हैं। इसमें आपको संघ से संबंधित अनुच्छेद मिलेंगे। इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक का मिलेंगे। जो अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 बताता है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति अनुच्छेद 53 में आपको बताई गई है। अनुच्छेद 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 क्या कहता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित पद्धति। अनुच्छेद 56 क्या कहता है, राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 56 में बताया गया है। अनुच्छेद 57 क्या कहता है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद 58 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 59 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति कार्यकाल की शर्तें। अनुच्छेद 60 क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 61 क्या कहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख। अनुच्छेद 64 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होना। अनुच्छेद 66 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 67 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति के पद की अवधि। अनुच्छेद 69 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख। 70 क्या कहता है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन। अनुच्छेद 71 क्या कहता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 में बताया गया है, राष्ट्रपति द्वारा समाधान की शक्ति। अनुच्छेद 73 में बताया गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख। अनुच्छेद 74 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में बताया गया है। अनुच्छेद 75 क्या कहता है, मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध। अनुच्छेद 76 क्या कहता है, भारत के महान्यवादी का उल्लेख। अनुच्छेद 77 क्या कहता है, भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित उल्लेख। अनुच्छेद 78 क्या कहता है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 78 में बताए गए हैं। अनुच्छेद 79 क्या कहता है, संसद के गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 80 क्या कहता है, राज्यसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 81 क्या कहता है, लोकसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 82 क्या कहता है, प्रत्येक जनगणना के बाद पूर्ण समायोजन। अनुच्छेद 83 क्या कहता है, संसद के सदन की अवधि का उल्लेख। अनुच्छेद 84 क्या कहता है, संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 85 क्या कहता है, संसद के सत्र और सत्रावसन और विघटन के बारे में अनुच्छेद 85 में बताया गया है। अनुच्छेद 87 क्या कहता है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 क्या कहता है, सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यवादी के अधिकार अनुच्छेद 88 में बताए गए हैं। अनुच्छेद 89 क्या कहता है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख अनुच्छेद 89 में बताया गया है। अनुच्छेद 90 क्या कहता है, राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना और परित्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख अनुच्छेद 90 में बताया गया है। अनुच्छेद 93 क्या कहता है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 93 में बताया गया है। अनुच्छेद 94 क्या कहता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना अनुच्छेद 94 में बताया गया है। अनुच्छेद 98 क्या कहता है, संसद के सचिवालय का उल्लेख। अनुच्छेद 99 क्या कहता है, संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 101 क्या कहता है, संसद में स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 क्या कहता है, संसद सदस्यता के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 106 क्या कहता है, सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित अनुच्छेद 106 में बताया गया है। अनुच्छेद 108 क्या कहता है, कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में बताया गया है। अनुच्छेद 109 क्या कहता है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में बताई गई है। अनुच्छेद 110 क्या कहता है, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में बताया गया है। अनुच्छेद 111 क्या कहता है, विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 113 में क्या है, संसद में प्रकलन के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 में क्या है, विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 120 में क्या है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 120 में बताया गया है। अनुच्छेद 122 क्या कहता है, न्यायालयों का संसद की कार्यवाही की जांच न करना अनुच्छेद 122 में कहता है। अनुच्छेद 123 क्या कहता है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में बताई गई है। अनुच्छेद 124 क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित अनुच्छेद 124 में बताया गया है। अनुच्छेद 125 क्या कहता है, न्यायाधीशों का वेतन।
अनुच्छेद 126 क्या कहता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 126 में बताई गई है। अनुच्छेद 127 क्या कहता है, तदस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय की सीट। अनुच्छेद 133 क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश की समीक्षा। अनुच्छेद 140 क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 141 में बताया गया है। अनुच्छेद 143 क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 143 में बताया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 44 क्या कहता है, सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना अनुच्छेद 144 में बताया गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक का जरूर देखें। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली इस परीक्षाओं के लिए। अनुच्छेद 148 क्या कहता है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख अनुच्छेद 148 में बताया गया है। अनुच्छेद 149 क्या कहता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां अनुच्छेद 149 में बताया गया है। अनुच्छेद 150 क्या कहता है, संघ और राज्यों के खातों के प्रपत्र अनुच्छेद 150 में बताया गया है। अनुच्छेद 151 क्या कहता है, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अनुच्छेद 151 में बताया गया है। नेक्स्ट है भाग 6, इसमें राज्य से संबंधित कुछ प्रावधान दिए हैं। इसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक का दिए हैं। अनुच्छेद 152 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 153 क्या कहता है, राज्य के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, अनुच्छेद 154 में बताया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 155 में बताया गया है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताएं के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद की शर्तें के बारे में 158 में बताया गया है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में बताया गया है। नेक्स्ट है, तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो को पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो नेक्स्ट है अनुच्छेद 161, इसमें राज्यपाल की क्षमा दान संबंधी शक्तियां के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 162, इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165 में बताया गया है। अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकार के कार्य संचालन के बारे में अनुच्छेद 166 में बताया गया है। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि का उल्लेख 172 में है। अनुच्छेद 199 क्या कहता है, धन विद्या की परिभाषा के बारे में अनुच्छेद 199 में बताया गया है। अनुच्छेद 200 क्या कहता है, विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 201 क्या कहता है, विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 203 क्या कहता है, विधानमंडल में प्रकलन के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 क्या कहता है, विनियोग विधेयक के बारे में। अनुच्छेद 207 क्या कहता है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 213 क्या कहता है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 213 में बताया गया है। अनुच्छेद 214 क्या कहता है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान, अनुच्छेद 214 में बताया गया है। अनुच्छेद 216 क्या कहता है, उच्च न्यायालयों के गठन का उल्लेख, अनुच्छेद 216 में बताया गया है। अनुच्छेद 219 क्या कहता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। अनुच्छेद 221 क्या कहता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 223 क्या कहता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में, अनुच्छेद 223 में बताया गया है। अनुच्छेद 224 क्या कहता है, अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 क्या कहता है, उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता। अनुच्छेद 233 क्या कहता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 235 क्या कहता है, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अनुच्छेद 235 में बताया गया है। नेक्स्ट है भाग 7, पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य, इसमें अनुच्छेद 238 दिया है, ये निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है भाग 8, इसमें केंद्र शासित प्रदेश,
अनुच्छेद 239 से 242 तक का प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 239 है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन का उल्लेख। अनुच्छेद 240 क्या कहता है? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 240 में बताया गया है। अनुच्छेद 241 क्या कहता है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 241 में बताया गया है। नेक्स्ट भाग है भाग 9, पंचायती राज। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक का प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 243 ए क्या कहता है? ग्राम सभा के बारे में। अनुच्छेद 243 बी क्या कहता है? पंचायतों का गठन। नेक्स्ट भाग है भाग 10, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 क्या कहता है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। नेक्स्ट भाग है भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध। इसमें अनुच्छेद 245 से 263 तक का प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 245 क्या कहता है? संसद द्वारा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार का वर्णन करता है। अनुच्छेद 248 क्या कहता है? अविशिष्ट विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 256 क्या कहता है? राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 क्या कहता है? कुछ दशाओं में राज्यों का संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 263 क्या कहता है? अंतर्राज्यीय विकास परिषद के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 263 में बताया गया है। नेक्स्ट भाग है भाग 12, इसमें वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद के बारे में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 264 से 300 ए तक का प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 266 क्या कहता है? भारत की संचित निधि का उल्लेख। अनुच्छेद 267 क्या कहता है? असीमितता की निधि। अनुच्छेद 275 क्या कहता है? कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 280 क्या कहता है? वित्त आयोग का उल्लेख। अनुच्छेद 281 क्या कहता है? वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 292 क्या कहता है? भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 298 क्या कहता है? व्यापार करने के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 298 में बताया गया है। अनुच्छेद 300 ए क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 300 ए में बताया गया है। नेक्स्ट भाग है भाग 13, भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। अनुच्छेद 301 से 307 तक का प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 301 क्या कहता है? व्यापार और वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 302 क्या कहता है? व्यापार, वाणिज्य और समागम में प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 302 में बताया गया है। नेक्स्ट भाग है भाग 14, इसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसमें अनुच्छेद 308 से 323 तक का प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 312 क्या कहता है? अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 316 क्या कहता है? सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। अनुच्छेद 320 क्या कहता है? लोक सेवा आयोग के कार्य। नेक्स्ट भाग है भाग 14 ए, न्यायाधिकरण। इसमें अनुच्छेद 323 ए से 323 बीस तक का प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 323 ए क्या कहता है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 323 बी क्या कहता है? अन्य विषयों के लिए न्यायाधिकरण। नेक्स्ट भाग है भाग 15, चुनाव। इसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक का प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 324 क्या कहता है? चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा। अनुच्छेद 326 क्या कहता है? लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 326 कहता है। अनुच्छेद 329 क्या कहता है? चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। अनुच्छेद 329 में बताया गया है। नेक्स्ट भाग है भाग 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। इसमें अनुच्छेद 330 से 342 तक का प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 330 क्या कहता है? लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में अनुच्छेद 330 में बताया गया है। अनुच्छेद 331 क्या कहता है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 331 में बताया गया है। अनुच्छेद 338 क्या कहता है? अनुसूचित जाति एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख। अनुच्छेद 338 में बताया गया है। अनुच्छेद 341 क्या कहता है? अनुसूचित जातियां एससी के बारे में अनुच्छेद 341 में बताया गया है। अनुच्छेद 342 क्या कहता है? अनुसूचित जातियां एसटी के बारे में अनुच्छेद 342 में बताया गया है। नेक्स्ट भाग है भाग 17, इसमें राजभाषा का उल्लेख। अनुच्छेद 343 से 351 तक का प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 343 क्या कहता है? संघ की राजभाषा का उल्लेख। अनुच्छेद 343 कहता है। भाग 17, अनुच्छेद 345 क्या कहता है? राज्यों की राजभाषा।
अनुच्छेद 348 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 351 क्या कहता है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 351 में बताया गया है। नेक्स्ट भाग है भाग 18। इसमें आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360 तक का दिए गए हैं। अनुच्छेद 352 क्या कहता है, आपातकाल की घोषणा का प्रावधान अनुच्छेद 352 में बताया गया है। अनुच्छेद 353 में आपातकाल की घोषणा का प्रभाव अनुच्छेद 353 में बताया गया है। अनुच्छेद 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में बताया गया है। भाग 18 अनुच्छेद 359 क्या कहता है, आपातकाल के दौरान। भाग 3 पर निलंबन। अनुच्छेद 360 क्या कहता है, वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध। नेक्स्ट है भाग 19 विविध। इसमें 361 से 367 तक का प्रावधान किए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 361 क्या कहता है, राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण। नेक्स्ट भाग है भाग 20 संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 क्या कहता है, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियां के बारे में अनुच्छेद 368 में बताया गया है। नेक्स्ट भाग है भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 369 से 392 तक का। अनुच्छेद 369 क्या कहता है, राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्तियां अनुच्छेद 369 में बताई गई हैं। अनुच्छेद 370 क्या कहता है, जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 370 कहता है। अनुच्छेद 371 क्या कहता है, महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 में बताए गए हैं। अनुच्छेद 371 ए क्या कहता है, नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो अनुच्छेद 376 क्या कहता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 376 में बताए गए हैं। नेक्स्ट भाग है भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन। अनुच्छेद 392 से 395 तक का प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 392 क्या कहता है, कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 392 में बताया गया है। अनुच्छेद 393 क्या कहता है, संक्षिप्त नाम इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकेगा। अनुच्छेद 393 में बताया गया है। अनुच्छेद 395 क्या कहता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरूपित करता है। अनुच्छेद 395। तो दोस्तों ये थे भारतीय संविधान के सभी 395 अनुच्छेद। तो दोस्तों नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसके बारे में आगे हम वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप लोगों को इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। आपने मेरे तक की वीडियो देखी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।